जम्मू कश्मीर में चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, कल हरियाणा में भी हो जाएगी वोटिंग और उसके बाद एग्जिट पोल से हो जाएगा तकरीबन सारा मामला फिक्स। आप देख रहे हैं चुनावी चालीसा का एपिसोड नंबर 46। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया, मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन शर्मा। कल हरियाणा में पूरी स्टेट में एक ही फेज में चुनाव होने थे, तो कल वहां वोटिंग है। शाम को 6 बजे तक वोटिंग होगी और उसके बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों के एग्जिट पोल्स आना शुरू हो जाएंगे। आप हमें डायरेक्ट मैसेज करके ये भी बताइए कि आप एग्जिट पोल पे कितना यकीन करते हैं, और ख़ास तौर पे हमारा एग्जिट पोल जो आएगा उस पर तो यकीन करना होगा, क्योंकि चुनावी चालीसा में हमने आपका बखूबी साथ दिया है और आपने हमारा। और आपके डायरेक्ट मैसेजेस से हमें ये भी आइडिया होगा कि आप क्या सोचते हैं एग्जिट पोल्स को लेकर। हमारा भी एग्जिट पोल कल आने वाला है, मगर बिल्कुल स्पष्ट होगा, नतीजों के बहुत नज़दीक भी होगा। तो आज पहले बात कर लेते हैं कि आज क्या खास रहा चुनावों के लेकर और चुनावों के साथ जुड़ता हुआ। सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत रिलैक्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बात भी ठीक है, उन्हें किसी को जवाब तो देना नहीं। जो पार्टियों के कैंडिडेट्स हैं उनकी कहीं रातों की नींद उड़ी हुई लग रही है, क्योंकि हारने और जीतने से बहुत फ़र्क पड़ता है। जीतकर तो विधायक बन ही जाएंगे, मगर अगर हार गए तो कई सारे दिग्गजों का कद पार्टी में भी कम हो जाएगा और समाज में भी। क्या कहते हैं पवन जी? इंडिपेंडेंट्स ज़्यादा रिलैक्स नज़र आ रहे हैं, उनके वीडियोस देखने को मिल रहे हैं, परिवार के साथ हंसी खेली, दोस्तों के साथ। आज उधमपुर ईस्ट से जो निर्दलीय हैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहे थे बड़े आराम से, मगर जो पार्टियों के कैंडिडेट हैं कहीं जो चुप हो गए हैं बहुत से। देखिए, कैंडिडेट की जिम्मेवारी होती है और साथ में जिम्मेदारी भी होती है, तो पार्टी के प्रति जिम्मेवारी है, जवाब उनको भी देना है कि मैंडेट लिया था तो मैंने क्या किया। और बहुतों ने तो लड़के लिया हुआ है, लड़के लिया हुआ हमें चाहिए, तो भाई जाहिर सी बात है चिंता रहती है। लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तो इंडिपेंडेंट है, उसको तो कोई अपनी मर्जी से लड़ा है, मर्जी से लड़ा, जनता के कहने पे लड़ा है और जनता ने नहीं जिताया तो नहीं जिताया। बट ये है कि थोड़ी बहुत उम्मीद सबको होती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो पार्टी का जिनके पास मैंडेट था, जिनको लगता था हम जीतेंगे, उन्हें कोई टेंशन नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बयान आया है पवन जी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने बयान में कहा है कि जो भी र्यूमर्स निकल के आ रहे हैं व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे, हम उसके साथ नहीं हैं। यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि हम इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं और रहेंगे, हम सरकार बनाएंगे तो इंडिया ब्लॉक के साथ ही बनाएंगे, अंदर खाते या बिहाइंड द कर्टन्स हमारी किसी से बात नहीं चल रही है। तो शायद जो र्यूमर्स थे कि बीजेपी के साथ बात चल रही है या कहीं और जा सकते हैं, तो साफ कर दिया एनसी ने। देखिए, सियासत में कोई किसी की इन बातों पे ध्यान भी नहीं देता जी। र्यूमर्स जो होते हैं वो ऐसे नहीं निकलते हैं, कोई ना कोई बात। अगर एमपी जो एनसी के हैं, जो कश्मीर से जीते हैं, मेहदी क्या नाम है उनका जी, रुहुल्ला मेहदी, वो दिल्ली में थे, तो कहीं ना कहीं मीटिंग हुई है और वो बात तभी बाहर निकलती है। लेकिन स्टेटमेंट आई है कि हम इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं तो इंडिया ब्लॉक में ही रहेंगे। अब ये देखना होगा कि रिजल्ट क्या आते हैं, कि उसके बाद इंडिया ब्लॉक आता है या फिर बीजेपी आती है। लेकिन इतना जरूर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बिना भी सरकार नहीं बन सकती। जैसे बीजेपी अकेले सरकार नहीं बना सकती, तो एनसीपी अकेले सरकार नहीं बना सकती, चाहे वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी दोनों में से कोई भी हो, नहीं बना पाएगी। अकेले कोई भी नहीं, बहुमत आने की संभावना नहीं, किसी की भी नहीं। ठीक है, तो मीरवाइज उमर फारूक अलगाववादी नेता और एक प्रीस्ट भी हैं, वो कश्मीर में बहुत माने जाते हैं, हुर्रियत के नेता भी हैं, और उनका आज एक बयान, क्योंकि फ्राइडे प्रेयर्स थी उसके बाद वो एड्रेस करते हैं पब्लिक को, तो आज एक बयान दिया और इंतखाबात चुनाव इन पर ही दिया। उनका कहना है कि पावर इस असेंबली में तो खास तौर पे है ही नहीं, जो नई असेंबली आ रही है, सारी पावर्स तो पहले ही 2019 के बाद जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ था, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास चली गई हैं। तो ऐसे में हुर्रियत का एक और भी चीज़ कहना है। हुर्रियत ने कहा कि हम कभी भी बायकॉट नहीं करते थे चुनावों को, हालांकि वो करते रहे हैं, मगर हमारा ये मतलब नहीं होता था, और अब जो लोग हमारे साथ बायकॉट करते थे वो भी चुनावों में हैं, यानी कि जमात के लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो आखिर हुर्रियत को किस बात का जो है अफसोस है? क्या हुर्रियत चुनावों में खुद नहीं उतरी इस बात का, या फिर उन्हें लगता है कि कोई भी जीत के आए असेंबली में पावर नहीं मिलेगी? तो क्या पवन जी, चुनावों के बाद अचानक से मीरवाइज का चुनावों को लेकर बयान? देखिए, कश्मीर के अंदर जो पॉलिटिक्स है ना, वो बिना
सेपरेट लॉबी के आप नहीं कर सकते जी। आपको उनका समर्थन चाहिए ही चाहिए, चाहे बैकडोर से चाहिए, चाहे फ्रंट से चाहिए, चाहे फिर किसी और लाइजेंस से उनकी जो अदर्स विंग हैं उनका चाहिए। मीर वाइस फारूक जो हैं वो एक प्रीस्ट हैं, उनकी पकड़ है अपने कश्मीर के भीतर, उनकी एक लोगों को जानते हैं, मानते हैं, नहीं ऐसे भी उनकी बहुत सी समुदाय के बीच में पकड़ है। तो उनका ये बयान इस समय पे जे आना, हालांकि वोटिंग तो हो चुकी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी नज़र है कि सियासत में क्या हो रहा है, कौन जहाँ सरकार बनाएगा, वो बहुत मैटर करता है उनके लिए भी। मगर जो दूसरा बयान था उनका कि हुर्रियत कभी भी चुनावों को सिर्फ बाइकआउट नहीं करती थी, हमारे मकसद और होते थे, वो कहने का ये मतलब है कहीं वो भी सॉफ्ट हो रहे हैं काफ़ी, वो वैसे भी मॉडरेट माने जाते हैं, हार्डकोर नहीं है वो। देखो हुर्रियत तो करती रही है, हुर्रियत तो कैलेंडर जारी करती थी, कैलेंडर के हिसाब से सिस्टम चलता था। अब सॉफ्टनेस इसलिए आ रही है, उनको लग रहा है समय बदल गया, समय बदल रहा है, जाहिर सी बात है कि समय बदल रहा है और हमें उसी के हिसाब से चलना है। और कश्मीर के भीतर अगर हम मीर वाइस फारूक साहब की बात करें, उमर फारूक की, तो मैंने भी वो वीडियो देखा हुआ है जब उनको काफ़ी लंबे समय के बाद नज़रबंदी से रिहाई मिली थी, तो उनकी आंखों से आंसू आ गए थे और उन्होंने कहा था कि कैद से निकला हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड थे, कैद से निकला हूँ और मैं मस्जिद में आया हूँ। तो ये सब एक अगर कहा जाए तो एक आइडियोलॉजी के डिफरेंट विंग्स हो सकते हैं, लेकिन मूल जो मंत्र है, मूल सूत्रधार जो है वो पीछे वही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक चिट्ठी लिखी गई आज SOS इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि करीबन 10 से 12 लाख पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के रेफ्यूजीज़ को रिप्रेजेंट करता है और पिछले 70 सालों से POJK के जितने भी रेफ्यूजी जम्मू में रह रहे हैं उनको रिप्रेजेंट भी करता है, उनकी मांगें भी आगे उठाता है। और ये लेटर बहुत अहम थी, उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये लेटर लिखी कि जो 5 नॉमिनेटेड MLA होंगे उसमें से एक जो है POJK समुदाय से भी होगा, उनकी फ्रेटर्निटी से होगा, तो कम से कम वो नॉन पॉलिटिकल आदमी हो, वो पॉलिटिक्स से ना आए, बल्कि वो रेफ्यूजीज़ में से कोई भी पढ़ा लिखा शख्स हो, कोई भी हो, वो चाहे उसका फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब खुद करें, सरकार करें, मगर एक सर्वे कराया जाए कि कौन चेहरा रिफ्यूजीज का होना चाहिए। ये ना हो कि किसी राजनीतिक पार्टी से उठा के उसके रखा जाए और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उसे नॉमिनेट कर दें। तो कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि ये बहुत एक अच्छी लेटर है कि 5 जो नॉमिनेटेड MLA हैं वो कम से कम अलग अलग रिफ्रेटर्निटी से तो होने चाहिए, जिसमें 2 महिलाएं होंगी, 2 कश्मीरी पंडित भी नहीं, 2 कश्मीरी माइग्रेंट समुदाय से होंगे और 1 POJK से। तो उनका कहना है कि वो नॉन पॉलिटिकल होने चाहिए। देखिए आप, ये तो सरकार ने तय करना है, ये होम मिनिस्ट्री ने तय करना है और उसके बाद LG साहब ने तय करना है। होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो नाम आएंगे वो LG साहब वहाँ बोलेंगे, अपने से तो वो डाल नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों का एक भी लेते हैं, POJK का एक लेते हैं, 2 कश्मीरी पंडितों का लेते हैं, कश्मीरी पंडित नहीं मतलब कि कश्मीरी माइग्रेंट, उसमें सिख भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, पंडित भी हो सकते हैं। तो हाँ, महिला के लिए एक महिला भी होगी। तो 5 नॉमिनेशन तो हैं, 5 में POJK का अगर एक है तो बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी का भी एक होगा। नहीं, उनका नहीं है, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ का इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जहाँ से वो रिफ्यूजी आते हैं वहाँ की रिप्रेजेंटेशन नहीं है असेंबली में, क्योंकि वहाँ हम चुनाव नहीं करवा सकते देश। तो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी तो अब हिस्सा हो गए हमारे नागरिकों का। वो तो इस बार उनको चुनाव का हिस्सा बनाया गया ना, तो पहले क्या था? पहले वो मांग किया करते थे मगर उनका कोई नहीं था। तो जाहिर सी बात है, तो फिर ये 5 नॉमिनेशन में से एक वेस्ट पाकिस्तान का भी होना बड़ा जरूरी था, क्योंकि इतने सालों से तो उनको भी नेतृत्व नहीं मिला है। टिकट तो वो ले ही नहीं सकते थे MLA की, इलेक्शन तो लड़ नहीं सकते थे, MP वो लड़ते हैं, इतना उनका कैडर नहीं था। तो जहाँ पर आप POJK को एक सीट दे रहे हैं तो आप बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को भी एक सीट दे दीजिए, क्योंकि उनको आपने हक तो दे दिया है वोट का। अब रह जाता है POJK का एक, 2 माइग्रेंट हो गए 3, अब 2 और कौन करेंगे? उन 2 महिलाएं होंगी, 2 माइग्रेंट्स होंगे, 1 POJK का होगा, 5 होंगे। देखो उनकी जो लेटर का मतलब है कि हमारा पॉलिटिकल आदमी ना हो, हमारी कम्युनिटी से हो। नहीं, ऐसा तो देखो ना, मेरी बात नहीं समझे आप। पहले क्या होता था, एक सिस्टम होता था, एक लेते थे रिसर्च स्कॉलर पढ़ा लिखा, एक एडमिनिस्ट्रेशन से कोई रिटायर्ड या जस्टिस, ये क्राइटेरिया होते थे ना, पत्रकार भी हो सकता था। लेकिन अब ये क्राइटेरिया चेंज हो गए हैं। अब आप माइग्रेशन के हिसाब से लोगे कि कश्मीरी माइग्रेंट्स का लेंगे, उसमें वो हो सकता है किसी नौकरशाह को ले लें, हो सकता है किसी आर्टिस्ट को, वही चीज कही जा रही है। उन्होंने भी यही कहा है कि आप राजनीतिक पार्टी से मत उठाइए, क्योंकि राजनीतिक पार्टी से उठाएंगे तो वो तो अपनी पार्टी की बात रखेगा। हमें ये चाहिए जो अपने समुदाय की बात करे। अब एक चीज और मुझे बताइए, ठीक है हम सरकार की एक चीज मान लेते हैं, अगर आपने जम्मू कश्मीर के अंदर ठान लिया है कि हमें सुनील शर्मा या अरविंदर रैना को CM बनाना है, अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं दोनों, तो
उनमें से अगर कोई रिफ्यूजीज कम्युनिटी का होगा तो ला सकते हैं। रिफ्यूजी का तो कोई भी नहीं है दोनों में से। नहीं, रविंद्र रैना तो पीएचओ के रिफ्यूजी हैं। वो बहुत पुराने हैं, वो नहीं उनको तो पुराने ही है पीओजे की नहीं रेफर कर सकते। पीओजे के रिफ्यूजी बिल्कुल हैं, वो पुराने हैं, उनको वो है तो उसी कम्युनिटी से। कम्युनिटी अलग है। लेटर की बात पर आपका मैं चाहता हूं सीधा स्पष्ट कि आपको लगता है उनकी लेटर सही उन्होंने लिखी है कि ये होना चाहिए समुदाय से लोग हों, राजनीति से ना हो, पार्टी से ना हो? उनका लेटर सही है, उनका भी ये रुख सही है कि ऐसा व्यक्ति ना हो जो पॉलिटिकली हो। अगर आपने नॉमिनेशन ही करनी है तो फिर उनको इलेक्शन लड़वा लीजिए ना, जिनको पॉलिटिकल, इनको आप डायरेक्ट करिए। नहीं, उनका लेटर अपनी यहाँ से। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो पुंछ रजौरी के भीतर आकर लोग बसे हुए हैं 1947 के, आप उनको पीओजेके के रिफ्यूजी मानते हैं? मैं मानता हूं। लेकिन जो जम्मू में आकर ठहरे हैं, जैसे एसओएस होम चला रहे हैं जो राजीव चुन्नी, एक बड़ा संगठन है, वो भी एक पीओके के रिफ्यूजी हैं। लेकिन आप उनका क्राइटेरिया भी तो तय करिए साथ में। नहीं, उनका क्राइटेरिया तय है। इनका कहना है 10 से 12 लाख जो हमारे लोग हैं, हमारी रिप्रेजेंटेशन के लिए पहले 24 सीटें हुआ करती थी और वो 24 सीटें अलग ही पड़ी रही, वो कभी गिनी नहीं गई। अब जब एक सीट हमें मिल रही है तो कम से कम वो एमएलए वो हो जो हमारी समस्याएं समझता हो। वो किसी पार्टी का होगा तो जो पार्टी बोलेगी वो करा करेगा, अगर हमारा होगा तो कम से हमसे बात करके हमारी बात रखा करेगा। उनका सिर्फ इतना कहना है। बाद में उसको जिसकी, अगर वो कल को सरकार का हिस्सा बनता है तो उस सरकार का हिस्सा बने जिसको उसका समाज चाहता है, ये ना कि वो खुद डिसीजन किया हो उसने। ये उनकी डिमांड है बस। देखिए, वो तो सरकार के हाथ में किसको करना है। लेकिन लेटर अच्छा है कि पॉलिटिकली बैकग्राउंड नहीं होनी चाहिए। वो नौकरशाह हो, आर्टिस्ट हो, पढ़ा लिखा हो, जर्नलिस्ट हो, या कोई भी हो। आगे बढ़ते हैं तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। एस जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पाकिस्तान जा रहे हैं 15 और 16 अक्टूबर को। 9 साल बाद कोई भारतीय नेता या मिनिस्टर पाकिस्तान जा रहा है। इससे पहले 2015 में हमारी तब की फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज पाकिस्तान गई थी इसी सीडीओ कॉन्फ्रेंस में भाग लेने, और उसी साल अचानक से पाकिस्तान का सरप्राइज विजिट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी, और तब नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे मुलाकात हुई थी। इस बार भी भारत को न्योता आया था कि प्रधानमंत्री को खुद आना चाहिए, मगर प्रधानमंत्री ने खुद इस न्योते को नहीं माना और उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए फॉरेन मिनिस्टर जो है वो जा रहे हैं। अब देखना ये अहम होगा कि क्या जम्मू कश्मीर के चुनावों के तुरंत बाद पाकिस्तान का दौरा कर रहे एस जयशंकर कोई भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई बातचीत होती है, और क्या जम्मू कश्मीर का कोई जिक्र होता है, क्योंकि पिछले 5 सालों से जब से धारा 370 हटी है पाकिस्तान और भारत में कोई भी हाई लेवल बातचीत नहीं हुई। तो पवन जी कितना अहम मानते हैं इस दौरे को, खासतौर पे जम्मू कश्मीर के चुनावों के बाद? ये तो अहम है कि ये दौरा तो आज डिसाइड नहीं हुआ है, डिस्क्लोज आज हुआ है कि जाएंगे। नहीं, अगस्त में तो पाकिस्तान ने इनवाइट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी को, मगर उन्होंने ना कर दी, उन्होंने कहा कि फॉरेन मिनिस्टर जाएंगे। तो इलेक्शन, जम्मू कश्मीर की इलेक्शन में तो पाकिस्तान का मुद्दा हावी रहा है, बिल्कुल, वहां पर तो कोई बात हुई नहीं। तो अब इलेक्शन के बाद जा रहे हैं, अच्छा स्टेप है, ठीक है। पड़ोसी जो एक बहुत पुरानी वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कहते हैं पड़ोसी नहीं बदले जा सकते, है ना। पड़ोसी तो आप, ये कोशिश होनी चाहिए कि रिश्ते जो हैं आपस में दोनों मुल्कों के, उनमें किसी तरह से भी कोई तलखी ना रहे। हाँ, ज़रूरी ये है कि जो आतंकी नर्सरी वहाँ चल रही है, जो एक सोच वहाँ पर कट्टरवाद की है, वो ख़त्म हो, लेकिन रिश्ते बढ़ने चाहिए। जब तक आप दोनों, कोई भी मुल्क जब आपस में इस तरह से क्लोज नहीं होगा तो तरक्की दोनों की नहीं हो सकती। तो ये एक दौरा अहम है, ये अहम तो है, और ये देखना है कि खास तौर पे बातचीत क्या होती है, क्योंकि सभी देश तो वहां पहुंच रहे हैं, कॉन्फ्रेंस तो होगी, मगर अलग से क्या हमारे फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बातचीत करते हैं? क्योंकि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का हमारे चुनावों के बीच में ही बयान आया था कि हम एनसी के मैनिफेस्टो से एग्री करते हैं। तो ऐसे में क्या भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत में जम्मू कश्मीर का जिक्र आता है? ये देखना है। डिपेंड ये करता है कि क्या दोनों की अलग से बैठक होगी। हाँ, वो बहुत मैटर करता है। अगर वो दोनों विदेश मंत्री आपस में बैठ के बात करती हैं तो ये मुद्दा तो जरूर उठेगा, बिल्कुल। अगर नहीं उठता है तो सवाल उठेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये दौरा जो भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत को लेकर आगे बढ़ सकता है, ये जम्मू कश्मीर चुनावों के तुरंत बाद हो रहा है, और जम्मू कश्मीर के चुनाव इस बार धारा 370 हटने के बाद हो रहे हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान और भारत में तलखी हो गई थी और 5 सालों से कोई भी हाई लेवल बातचीत नहीं हुई। तो कल जो खास रहेगा वो तो हम आपको बताएंगे, मगर कल शाम को हमारा भी एग्जिट पोल आएगा, वो देखना ज़रूर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और चुनावी चालीसा से पहले हम करीबन 1 घंटे 6 बजे के बाद शुरू हो जाएगा, तो 6 बजे के बाद ज़रूर आप लोग नोटिफिकेशन हमारी आ जाएगी, देखते रहिए। तब तक द न्यूज़ रूम 24 आवाज़।